हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इश्यू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। टेक्स्ट बुक, पेन, पेंसिल, स्केल, इरेजर सब कुछ लेके बैठिए। अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए और फिर हम स्टार्ट करते हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, फिर आप रूलिंग कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। सुहास लिमिटेड issued 10,000 equity shares of ₹10 each. Number of shares issued by the company 10,000. Nominal value of share 10 each. At a premium of 2 per share. At a premium of 2 per share का मतलब हो गया कि यहाँ पर 10 रुपीज़ के शेयर को 12 रुपीज़ में कंपनी इशू करेगी। अब देखते हैं ब्रेकअप इंस्टॉलमेंट्स कैसे दिए हुए हैं। 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब इस 5 रुपीज़ में ही वो जो 2 रुपीज़ प्रीमियम है वो इंक्लूडेड है। तो इस 5 रुपीज़ में कैपिटल कितना है 3 और 2 रुपीज़ क्या है प्रीमियम, और टोटल अलॉटमेंट मनी कितना है 5। ओके सर। एंड द बैलेंस इन 2 कॉल्स ऑफ इक्वल अमाउंट, और जो बैलेंस अमाउंट है उसे 2 इक्वल कॉल्स में डिवाइड करना है। तो हम यहाँ पर इनका जो अमाउंट है उसे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि जो एप्लीकेशन है एप्लीकेशन पे कितना पैसा मिल रहा है। सो क्वेश्चन सेज 3 रुपीज ऑन एप्लीकेशन। अलॉटमेंट की बात करेंगे तो बच्चों क्वेश्चन कहता है अलॉटमेंट पे है कितना है 5 रुपीज, और इसके लिए क्वेश्चन कह रहा है कि दिस 5 रुपीज इंक्लूड्स प्रीमियम। प्रीमियम कितना है क्वेश्चन में 2 रुपीज प्रीमियम है, और अगर इस 5 रुपीज में 2 रुपीज का प्रीमियम इंक्लूडेड है तो बच्चों कुछ नहीं, समझने के लिए बता रहा हूं कि इस 5 रुपीज का ब्रेकअप 3 इज फॉर कैपिटल एंड 2 रुपीज इज फॉर प्रीमियम। ये कंप्लीटली समझने के लिए है। एंट्री तो इतनी इंफॉर्मेशन से भी की जा सकती है। इस 5 रुपीज़ में जो कैपिटल का अमाउंट है वो है 3 रुपीज़, और जो प्रीमियम का अमाउंट है वो है 2 रुपीज़। बाय द वे ये मैं सारी बातें कर रहा हूँ पर शेयर के फॉर्म में। नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई करने से हमें हमारा जो अमाउंट है जर्नल एंट्री में लिखना है वो मिल जाता है। ओके सर, आगे बताइए, आगे सुनिए बच्चों। और जो बैलेंस है बैलेंस इन 2 कॉल्स ऑफ इक्वल अमाउंट। अब इक्वल अमाउंट की बात करेंगे तो यहाँ देख लीजिए टोटल जो शेयर है 10 रुपीज़ का है, 12 रुपीज़ में इशू हुआ है। ये देखिए 3 + 5 8, मतलब कितने बचे 12 रुपीज़ मिलने वाले हैं ना इस बार, तो 3 + 5 8, तो टोटल बचा कितना है 4 रुपीज़। और 4 रुपीज़ के 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, मतलब जो फर्स्ट कॉल होगा वो होगा 2 रुपीज़ का, और फाइनल कॉल भी बच्चों कितने का होगा 2 रुपीज़ का। ये कंप्लीटली आपके समझने के लिए लिखा था। अगर हम इसे रफ भी कर लें तो आप टोटल कर सकते हैं 3 + 5 8, 8 + 2 10 एंड 10 + 2 12। तो यहाँ पर 10 रुपीज़ का शेयर कंपनी कितने में इशू करेगी 12 रुपीज़ में। स्पेसिफिकली क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 रुपीज़ प्रीमियम है जो इस अमाउंट में इंक्लूडेड है। आई होप ये वाला जो पार्ट है ये आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम हमारे क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। सो एप्लीकेशंस वेर रिसीव्ड फॉर 11,000 इक्विटी शेयर्स। एप्लीकेशंस वेर रिसीव्ड फॉर 11,000 इक्विटी शेयर्स। क्वेश्चन कहता है हमने इशू किए 10,000 शेयर्स, हमें एप्लीकेशंस आ गए 11,000 शेयर्स के लिए, मतलब द इशू हैज़ बीन ओवर सब्सक्राइब्ड बाय 1,000 शेयर्स। 1,000 शेयर्स का जो एप्लीकेशन मनी होगा दैट इज 1,000 × 3। अब ये पैसा या तो हम रिफंड करेंगे या तो हम एडजस्ट करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन किस तरफ हमें भेज रहा है। एप्लीकेशंस वेर रिसीव्ड फॉर 11,000 इक्विटी शेयर्स एंड प्रो रेटा अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स, और सबको हमने प्रो रेटा बेसिस पे अलॉट कर दिया। प्रो रेटा बेसिस पे अलॉटमेंट का और एक बार मतलब बता देता हूँ स्टूडेंट्स, हमने 10,000 शेयर्स इशू करने थे, हमें 11,000 एप्लीकेशंस आ गया। अब हम किसी का भी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, किसी को भी रिफंड नहीं कर रहे हैं, सारे लोगों को हम प्रोपोर्शनेट अलॉट करेंगे। किस प्रोपोर्शन में अलॉट करेंगे, तो हमने उनको कितने शेयर्स अलॉट किए हैं बच्चों, वैसे ये ज़रूरत नहीं है उतना डिटेल में, मतलब उस तरीके से चीज़ों को देखने की, बट अगर आप समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों ने 11 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा हम उनको 10 शेयर्स ही अलॉट करेंगे, क्योंकि देखिए हमारे पास एप्लीकेशंस आए हैं 11,000 और हमें शेयर्स इशू करने थे 10,000, तो मैक्सिमम शेयर्स हम जो अलॉट कर सकते हैं वो है 10,000।
हम कितने अलॉट कर सकते हैं 10,000, एप्लीकेशंस कितना आ गया 11,000। तो ये जो 1,000 एक्सेस है उन लोगों को हम पैसा वापस ना देके हम उनका पैसा अगली इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट में क्या करके देंगे, एडजस्ट करके देंगे। इसीलिए इसे ही कहा जाता है प्रो रेटा अलॉटमेंट, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। आप अप्लाई ज़्यादा के लिए करते हो, आपको शेयर्स कम मिलते हैं, तो जो आपका एक्स्ट्रा पैसा कंपनी के पास पड़ा होता है, कंपनी आपका वो पैसा नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर देती है आपको अभी रिफंड देने के बदले। यही है बच्चों प्रो रेटा अलॉटमेंट। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम हमारे कंसेप्ट हमारे क्वेश्चन के साथ। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 11,000 इक्विटी शेयर्स एंड प्रो रेटा अलॉटमेंट वाज मेड फॉर ऑल द एप्लीकेंट्स। द एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट बाय डिफॉल्ट। ऐसा ही है जी सर। मिसेस शोभा हु वेर अलॉटेड 200 इक्विटी शेयर्स फेल टू पे। एक पर्सन है, एक शेयर होल्डर है जिनका नाम है मिसेस शोभा, जिन्हें 200 शेयर्स अलॉट हुए थे एंड शी फेल टू पे F/F/C। वैसे यहाँ पर वर्डिंग्स में लिखा हुआ होना चाहिए था, एग्जाम में भी लिखा होगा। इसका मतलब है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और हमारे क्वेश्चन में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दो अलग अलग हैं। वैसे सिंपल एक ही अमाउंट इंक्लूड हो सकता है, जैसे अगर क्वेश्चन क्या था द बैलेंस वॉज पेएबल इन फाइनल, मतलब एक ही कॉल में, बट क्वेश्चन कह रहा था 2 इक्वल कॉल्स, इसलिए फर्स्ट कॉल अलग और फाइनल कॉल अलग। तो बच्चों शी फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब उन्होंने फर्स्ट कॉल भी पे नहीं किया और फाइनल कॉल भी पे नहीं किया है, जो आज हम पहली बार देखेंगे। एंड हर शेयर वे फॉरफिटेड आफ्टर फाइनल कॉल, और मिसेस शोभा के शेयर फॉरफिट कर लिए गए। अब ये फॉरफिट क्या है आज आप पहली बार सुनेंगे। फॉरफिचर का मतलब होता है बच्चों कैंसलेशन ऑफ शेयर। अगर कोई भी शेयर होल्डर शेयर एप्लीकेशन फिल कर देता है और उसके बाद लेट्स से उसने अलॉटमेंट पे नहीं किया, उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं किया, उसने सेकंड कॉल पे नहीं किया, जब भी कंपनी को लगेगा कि शेयर होल्डर्स जो इंस्टॉलमेंट है वो प्रॉपर्ली पे नहीं कर पा रहे हैं, तो कंपनी उन शेयर होल्डर्स के शेयर्स कैंसिल कर सकती हैं। और वो कैंसिल कैसे करेगी वो आज हम देखेंगे, ठीक है। और इसी कैंसिलेशन को कहा जाता है फॉरफिचर ऑफ शेयर। क्या कहा जाता है? फॉरफिचर ऑफ शेयर्स। ओके, समझ आ गई बात। एंट्री लिखेंगे डायरेक्टली एंट्री में ही सीखेंगे। ओके बच्चों, यहाँ पर हमें कॉल्स इन एरियर्स ये नई चीज़ देखनी है और फॉरफिचर ऑफ शेयर ये हमारे पास नई चीज़ है। बहुत ही इजी है क्योंकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से स्टार्टिंग में जो चीज़ें थी वो हम सब सीख चुके हैं, तो अब हमारे लिए चीज़ें उतनी डिफिकल्ट नहीं रहेंगी। तो आगे क्या हुआ? शो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सुहास लिमिटेड एंड शो इट्स प्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट। मतलब यहाँ जर्नल एंट्रीज भी है और बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन भी है। तो पहले हम जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं और फिर बैलेंस शीट के प्रेजेंटेशन की बच्चों बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारी जर्नल एंट्रीज के साथ। तो जो लास्ट वाला पार्ट है कॉल्स इन एरियर्स, वहां तक तो हमें सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पता है। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, जी सर, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल ड्यू, यहाँ तक की सारी एंट्रीज बिना किसी तकलीफ के, इवन आप खुद से भी करने पॉसिबल होने चाहिए आपके लिए उन एंट्रीज को रिकॉर्ड करना। अब इस क्वेश्चन में एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, इन 4 स्टेप्स के लिए दो एंट्रीज, 4 × 2 8 और एक फॉरफिचर की एंट्री, मतलब हमें टोटल 9 एंट्रीज करनी है। नॉर्मल वाले क्वेश्चन से थोड़ी सी स्पेस जर्नल एंट्रीज के लिए हमें यहाँ ज़्यादा लगेगी, क्योंकि एंट्रीज है वो कुछ एंट्रीज में कुछ एलिमेंट ऐड होंगे तो एंट्रीज थोड़ी सी बड़ी होंगी, तो अकॉर्डिंगली रूलिंग कीजिएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज और थोड़ा सा जगह मुझे लगेगा जो मुझे पता है कंफर्म, तो इसलिए मैंने हाफ पेज और रूल करके रखा हुआ है। तो बच्चों आप अकॉर्डिंगली अपनी रूलिंग कर लीजिएगा और फिर उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट कीजिएगा। हेडिंग हमेशा प्रॉपरली लिखिएगा। इन द बुक्स ऑफ सुहास लिमिटेड जर्नल एंट्रीज या फिर जर्नल ऑफ सुहास लिमिटेड, जैसे आप कंफर्टेबल हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है हेडिंग लिख सकते हैं, बट लिखना ज़रूरी है। LF डेट पर्टिकुलर, LF डेबिट क्रेडिट, ये सारी चीज़ें आपको हर बार हर क्वेश्चन में लिखनी है। अगर मैंने कहीं नहीं लिखा हो तो कोई बात नहीं, बट आप लिखना भूलिएगा नहीं, क्योंकि बच्चों आपको बोर्ड एग्जाम लिखना है, हम एग्ज़ाम दे चुके हैं इसलिए, ठीक है। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को प्रॉपर्ली जर्नल के फॉर्म में लिखना स्टार्ट करते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट स्टार्ट कीजिए। सो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की एंट्री, सर एंट्री तो चेंज नहीं होगी, वही है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। लिखेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर
बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितनी एप्लीकेशंस मिली थी हमें? 11,000 एप्लीकेशंस रिसीव हुई है बच्चों, 11,000 एप्लीकेशंस। और जो पर शेयर एप्लीकेशन मनी है बच्चों, वो एप्लीकेशन मनी कितना है? 3 रुपीज। सो 11,000 इंटू 3, क्योंकि बच्चों while रिसीविंग एप्लीकेशन मनी एंड व्हेन कंपनी रिसीव्स एप्लीकेशंस, कंपनी को नहीं पता होता है कि इशू ओवर सब्सक्राइब होगा, अंडर सब्सक्राइब होगा या फुल्ली सब्सक्राइब होगा। तो जितना एप्लीकेशंस मिला पूरी एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे। सो 11 इंटू 3 33, और फिर 30 33,000 है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड का अमाउंट। और हम नरेशन में लिखेंगे बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बिंग एप्लीकेशन मनी। आप उसी जितनी स्पेस है उसमें, वरना नीचे नरेशन लिखेगा। मैं शायद से अगर जगह कम पड़े इसलिए ऐसे आगे कंटिन्यू कर लेता हूं, आपको नहीं करना है। बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड के बाद नेक्स्ट एंट्री आती है ट्रांसफर की। यहां पर जैसे क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन था, बट ओवर सब्सक्रिप्शन के बाद पैसा रिफंड नहीं किया गया है, एडजस्ट कर लिया गया है। ये बात हम ध्यान रखेंगे। एंट्री लिखेंगे ट्रांसफर की, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। एंट्री क्या आती है? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये हमारी ओरिजिनल एंट्री है। अब अगर क्वेश्चन में रिफंड है, मैंने आपको कहा है बच्चों ये जो अमाउंट है ना 33,000, जो ऊपर वाली एंट्री में क्रेडिट है वही नेक्स्ट एंट्री में डेबिट में लिख लिया करो, अगर आपको अमाउंट कौन सी लिखनी है ये डाउट रहते हैं तो। उसके बाद टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वैसे नॉर्मली पूरी अमाउंट वही आती है, बट जहां रिफंड या कुछ एडजस्ट होता है उनको लिखना होता है। इस बार रिफंड नहीं है तो क्रेडिट में टू बैंक नाम से कुछ ऐड नहीं होगा, यहां पैसा एडजस्ट करके दिया जा रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 11,000 इक्विटी शेयर्स and pro rata allotment was made for all the applicants. The excess application money was adjusted towards allotment. और हमें पता है pro rata allotment का मतलब ही हिंट है that excess application money will be adjusted against allotment. तो हम यहाँ लिखेंगे to equity share allotment account, to equity share to equity share allotment account। अब कितना अमाउंट हम एडजस्ट करके दे रहे हैं? देखिए 11,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस मिला, कंपनी ने 10,000 शेयर्स ही इशू किए थे, तो जो 1,000 है वही एक्सेस है। तो उन्हीं 1,000 शेयर्स का जो एप्लीकेशन मनी है 3 रुपीज़ है एप्लीकेशन मनी, तो 1,000 शेयर्स का 3 रुपीज़, 1,000 इंटू 3, 3,000 रुपीज़ ही बच्चों हम क्या करके देंगे? एडजस्ट। तो कैपिटल में अमाउंट कितना आएगा? बैलेंस 30,000। क्लियर? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। और अगर आप जानना चाहते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट 30,000 कैलकुलेशन के फॉर्म में कैसे आएगा, तो ध्यान रखिएगा कंपनी को 10,000 शेयर्स इशू करने थे, तो उन्हीं 10,000 शेयर्स का 3 रुपीज़ जो 30,000 होता है वही कंपनी कैपिटल में ट्रांसफर कर सकती है। बहुत सारे तरीकों से अमाउंट्स देखी या सीखी जा सकती हैं। मैंने आपको इन सारी अमाउंट्स को लिखने के बाद इसे बैलेंसिंग फिगर के फॉर्म में बताया है, बट अगर आप फिर भी जानना चाहते हैं कि 30 कैसे आया, कैलकुलेशन के फॉर्म में बताइए, तो आपको जितने शेयर्स इशू करने होंगे उतने ही शेयर्स की एप्लीकेशन मनी आप कैपिटल में ट्रांसफर कर सकते हैं, सारों की नहीं। इसीलिए जो एक्स्ट्रा मनी एप्लीकेशन मनी रिसीव होता है उसे या तो रिफंड किया जाता है या तो इस क्वेश्चन के जैसे एडजस्ट। नरेशन में लिखेंगे being application money transferred and adjusted। हमने एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर भी की और उस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट भी कर लिया है। ये दोनों चीजें हो गई हैं हमारी। अब
हम थर्ड चीज़ की तरफ बढ़ते हैं, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। थर्ड एंट्री आएगी बच्चों हमारी अलॉटमेंट ड्यू की। अलॉटमेंट ड्यू वाली एंट्री में हमें बस इस चीज़ को लेकर अलर्ट रहना है, कहीं प्रीमियम या डिस्काउंट तो नहीं है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा था कि कंपनी सुहास लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। तो अलॉटमेंट प्रीमियम मतलब प्रीमियम में है इस बार, तो अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री में ही वो प्रीमियम एडजस्ट होगा। और इस बार तो वहाँ क्लियरली लिखा ही हुआ है ₹5 ऑन अलॉटमेंट, और ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग प्रीमियम। पूरा अमाउंट अलॉटमेंट में ही है प्रीमियम का। नॉर्मल एंट्री फॉर अलॉटमेंट ड्यू क्या होती है? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और अगर प्रीमियम है तो क्रेडिट में ऐड होता है कौन सा अकाउंट? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। लिखेंगे हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये तो हो गई बच्चों हमारी ओरिजिनल एंट्री। इसमें इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट का जो अमाउंट है वो मैं यहां पर लिखता हूं आप लोगों के लिए। यहां बच्चों टोटल अलॉटमेंट का जो टोटल अमाउंट है ना इंक्लूडिंग प्रीमियम, वो वाला जस्ट ब्रेकअप के फॉर्म में लिखने के लिए बता रहा हूं। तो एज वी नो हमारे पास जो 10,000 शेयर्स है हम वही अलॉट कर सकते हैं, और जो टोटल अलॉटमेंट मनी है वो है ₹5 पर शेयर, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये जो अमाउंट है वो हमें यहाँ लिखनी होगी। क्लियर जी? तो ये हमने लिख लिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आगे देखते हैं इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और जो पैसा हम लोगों को एडजस्ट प्रीमियम है, तो पहले प्रीमियम की बात करेंगे, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब ये सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट कैसे मिलेगा? टोटल कितने शेयर्स हैं? सर हमें इशू करने थे 10,000 शेयर्स। सर हमें तो एप्लीकेशंस ज़्यादा शेयर्स के लिए मिला था, उनका प्रीमियम के साथ कोई रिलेशन नहीं है। अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री कर रहे हैं हम, क्लियर? एप्लीकेशंस वगैरह की नहीं। सो 10,000 शेयर्स इंटू सिक्योरिटीज प्रीमियम पर शेयर ₹2 था, तो उतना ही आएगा जितने शेयर्स हैं। 10,000 इंटू 2 कितना हो गया ये? सर ये हो गया हमारा 20,000। ओके, यहाँ पर अगर हम डेबिट में देखेंगे तो 10,000 इंटू 5 ये कितना हो गया? ये हो गया हमारा 50,000। और शेयर कैपिटल में दोनों का डिफरेंस 50 माइनस 20 कितना आएगा? 30,000। और अगर फिर भी अगर आपको डायरेक्टली 30,000 कैसे आ रहा है अगर ये जानना है, तो कंपनी ने इशू किए थे 10,000 शेयर्स और 10,000 शेयर्स, और 10,000 शेयर्स में जो अलॉटमेंट का ये 5 में ₹2 प्रीमियम है और कैपिटल कितना था? 3। सो 10,000 इंटू 3 है। उन चीज़ों पे अगर आप नहीं भी जाते हो तो भी आप इस तरीके से ये 30,000 फाइंड आउट कर सकोगे। नरेशन में हम लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। क्लियर? अलॉटमेंट मनी ड्यू के बाद अब होगा अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। जब अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा, वैसे नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में जो 50,000 ड्यू है वही 50,000 रिसीव होगा। होगा या नहीं होगा? जरूर होगा। बट जैसे कि हम जानते हैं इस क्वेश्चन में एक्सेस एप्लीकेशन मनी को हमने रिफंड न करके एडजस्ट किया था, और जब हमने 3,000 मतलब हमारे पास उन लोगों का 3,000 पड़ा हुआ है। अब जब हम उनसे कहेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स से कि आप 50,000 अलॉटमेंट का दे दो, तो क्या वो पूरा 50,000 देंगे? बिल्कुल नहीं। वो कहेंगे 3,000 पड़ा हुआ है ना, तो अब हम सिर्फ आपको कितना देंगे? 47, और वही करेक्ट अमाउंट होगी। सो अलॉटमेंट रिसीव्ड की एंट्री हम करेंगे, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड की एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और अमाउंट कितनी आएगी? सिर्फ 47,000। अब ये 47,000 कैसे आए वो आप समझ गए होंगे, क्योंकि हमने ऐसा काम पहले इसका और एक क्वेश्चन था उसमें भी किया हुआ था। यहाँ देखिए एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमने जो एडजस्ट किया है वो है 3,000, अलॉटमेंट ड्यू हो रहा है 50, और जब अगर 50,000 में से 3,000 पहले से ही हमें मिल गए हैं तो अब हमें वो शेयर होल्डर्स सिर्फ कितना देंगे?
47। क्लियर। नरेशन में हम इस चीज को मेंशन कर देंगे, दैट इज बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बीइंग अलॉटमेंट मनी, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ये हो गई हमारी एंट्री अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड की, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। क्या ये क्लियर है जी? ये क्लियर है। और अब हम बढ़ेंगे बच्चों आगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट रिसीव्ड। अब हमारे पास क्या है? फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल रिसीव्ड, फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल रिसीव्ड। बट यहाँ पर इन फर्स्ट कॉल्स में, ड्यू में नहीं, रिसीव्ड में कुछ चेंजेस है। क्यों चेंजेस है? क्योंकि एक शेयर होल्डर ऐसे हैं जिनका नाम दिया हुआ है यहाँ पर, एंड शी फेल्ड टू पे कॉल्स, शी फेल्ड टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। पहला कॉल भी नहीं पे किया है, फाइनल कॉल भी पे नहीं किया है। तो बच्चों कॉल ड्यू की एंट्री विल रिमेन सेम। कॉल का मतलब होता है कंपनी लोगों से पैसे मांग रही है उनके शेयर्स के जो उन्होंने परचेस किए हैं। तो कॉल ड्यू की एंट्री आती है इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, यहां हम लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स पे फर्स्ट कॉल करोगे? 10,000 शेयर्स पे। फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना है? क्वेश्चन कह रहा था सर बचे कुचे अमाउंट्स को, बचा जो बैलेंस है ना उसको 2 कॉल्स में इक्वली डिवाइड करना है। सो 3 + 5 8, टोटल 12 रुपीज़ में शेयर इशू हो रहा था, तो जो 4 रुपीज़ बचे उनको 2 रुपीज़ के कॉल में हमने बच्चों डिवाइड कर लिया है यहाँ पर। तो 2 रुपीज़ का कॉल हो गया यहाँ पर। 10,000 शेयर्स इंटू 2 20,000, और ये बच्चों यहाँ पर 20,000। नरेशन में हम लिखेंगे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब फर्स्ट कॉल रिसीव्ड होगा, और यहां पर इस क्वेश्चन में कुछ नया दिया था। क्या कह रहा था? मिसेस शोभा हु वेर अलॉटेड 200 इक्विटी शेयर्स फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इन्होंने फर्स्ट कॉल भी पे नहीं किया, फाइनल कॉल भी पे नहीं किया। अब बच्चों इसकी एंट्री 2 तरीके से की जा सकती है। मैं आपको वो तरीका बताऊंगा, वो मेथड और वो पर्टिकुलर टाइप प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे जो हमें इसके बाद जो क्वेश्चंस है जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स ऑन एडवांस वाले कंसेप्ट्स में भी यूज हो, तो यहाँ एंट्री वो आपको थोड़ी सी बड़ी लगेगी, बट उसे आगे भी हमें यूज करना है। अच्छा, कॉल रिसीव्ड की एंट्री क्या होती है? सर कॉल रिसीव्ड की एंट्री आती है बैंक अकाउंट डेबिट टू, जैसे फर्स्ट कॉल है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। बट यहाँ पर कुछ पैसे, कुछ शेयर्स के पैसे ऐसे हैं जो हमें मिले नहीं हैं, तब हम एंट्री क्या करेंगे? ध्यान से देखिएगा और उस नए वाले एलिमेंट पे फोकस कीजिएगा। देखिए जो पैसा मिल जाएगा उसे हम लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। और जो पैसा हमें नहीं मिलेगा उसका भी बच्चों हम अकाउंटिंग करेंगे, और जो पैसा नहीं मिलता है ना उसे अकाउंट्स में कहा जाता है कॉल्स इन एरियर्स। क्या कहा जाता है? कॉल्स इन एरियर्स। इन एरियर्स का मतलब क्या होता है? कॉल्स इन एरियर्स का मतलब होता है कि ये पैसे मिलने बाकी हैं। तो देखिए शोभा जी के पास कितने शेयर्स थे? 200 शेयर्स। इन 200 शेयर्स का कॉल का अमाउंट कितना है? 2 रुपीज़। सर उन्होंने तो फर्स्ट कॉल भी पे नहीं किया, फाइनल कॉल भी पे नहीं किया, बट फर्स्ट कॉल के टाइम फर्स्ट कॉल का एरियर्स और सेकंड कॉल के टाइम सेकंड कॉल का एरियर हम रिकॉर्ड करेंगे। क्या ये क्लियर है? तो बच्चों हम जानते हैं जो ओरिजिनल एंट्री है, सिंपल एंट्री कॉल मनी रिसीव्ड की, वो है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। कर रहा हूं कंप्लीट, डोंट वरी। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब देखिए ये वाली एंट्री तो है ओरिजिनल, मैंने सिर्फ इसमें ये एलिमेंट ऐड किया है कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। डेबिट में क्यों लिखा है? क्योंकि इसके पैसे आने बाकी हैं। एक्चुअल में कैसे होता है? जब कोई शेयर होल्डर कॉल मनी, कॉल का पैसा नहीं भेजता है, तब उसके बाद कंपनी उन अमाउंट्स को कॉल्स इन एरियर्स के फॉर्म में रिकॉर्ड करके रखती है। फिर कंपनी उन शेयर होल्डर्स को टाइम टू टाइम रिमाइंडर भेजती है कि आप अपने कॉल के पैसे दे दीजिए। फर्स्ट रिमाइंडर जाएगा, उसके बाद शेयर होल्डर चाहे तो पैसे पे कर सकता है, नहीं पे करता है कंपनी उसे सेकंड रिमाइंडर भेजेगी,
और अगर उसके बाद भी शेयर होल्डर वो कॉल का पैसा नहीं भेजता है तो कंपनी उसे लास्ट में जो इंफॉर्मेशन देती है, जो कंपनी काम करती है, उसे कहा जाता है फॉरफिचर ऑफ शेयर, कैंसिलेशन ऑफ शेयर। आपने कॉल का पैसा नहीं दिया, हम कंपनी आपके शेयर्स क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ होता है। तो बच्चों जो पैसा मिलता है वो बैंक अकाउंट डेबिट, जो नहीं मिलेगा पैसा आना बाकी है, क्योंकि इसके बाद भी उम्मीद है फर्स्ट कॉल मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन जाएगा, फर्स्ट क्या कहते हैं कंपनी उनको वार्निंग लेटर भेजेगी, रिमाइंडर भेजेगी, फर्स्ट रिमाइंडर भेजेगी, सेकंड रिमाइंडर भेजेगी और फिर उसके बाद फॉरफिचर होगा। तो जो पैसा आना बाकी है वो डेबिट में ही लिखते हैं हम स्टार्टिंग से। सिर्फ उसका नाम यहाँ पर क्या है, कॉल्स इन अरियर्स। क्लियर, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अब देखिए अमाउंट कैसे लिखेंगे, हमें ये कॉल्स इन एरियर्स पता चल गया, 200 × 2 ये कितना हो गया सर, ये हो गए 400। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, यहाँ लिखिए डेबिट कितने से हुआ था, 20,000 से, वही क्रेडिट कर लीजिए 20,000 से पूरा का पूरा। अब इस 20,000 में से अगर हमें 400 नहीं मिले हैं तो हमें अमाउंट सिर्फ कितना रिसीव हुआ है बच्चों, 19,600। और यह है हमारे फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड की एंट्री, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी received except on 200 शेयर्स। सिर्फ 200 शेयर्स को छोड़ के बाकी सारे शेयर्स का हमें फर्स्ट कॉल मनी रिसीव हो चुका है। अगर आप टेक्स्ट बुक या रेफरेंस बुक फॉलो करते हैं तो आपको कहीं पर डायरेक्टली बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल एंट्री लिखी हुई मिल सकती है, वहां 19,600 लिखा हुआ मिलेगा। बट ये एंट्रीज करने के बाद जब और एक टाइप होता है कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस वाले पार्ट में बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो अभी तो आप मुझे फॉलो कीजिए जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही। क्लियर, क्योंकि भरोसा तो करना पड़ेगा। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। क्लियर, अब सेकंड कॉल ड्यू एंड सेकंड कॉल रिसीव्ड की एंट्री करेंगे। अब सेकंड कॉल ड्यू की एंट्री, बाय द वे फाइनल कॉल नाम देंगे हम उसे। ड्यू की एंट्री आएगी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हमें पता है एक शेयर होल्डर पैसा नहीं दे रहा है, बट जब एक्चुअल क्वेश्चन मतलब एक्चुअल सिनेरियो में जब कॉल किया जाता है तब नहीं पता होता है कौन पैसे देगा या नहीं देगा। तो जो ड्यू की एंट्री है उसे पूरी की पूरी ही कीजिएगा। जो भी डिफॉल्ट्स है, जो पैसे नहीं दे रहे हैं, वो रिसीव्ड वाली एंट्री में लिखे जाएंगे कॉल्स इन एरियर्स के फॉर्म में। सो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने शेयर्स थे सर, बाय डिफॉल्ट 10,000 शेयर्स, और फाइनल कॉल भी कितने का है सर, 2 रुपीज़ पर शेयर, क्योंकि इक्वल कॉल्स में किया था। सो 10,000 इंटू 20,000 का फाइनल कॉल होगा। जी सर, ये रहा 20,000 का फाइनल कॉल। नरेशन में लिखा जाएगा बीइंग फाइनल कॉल ड्यू, बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू, पैसे आने वाले हैं। अब यहाँ पर भी फाइनल कॉल भी बच्चों जब रिसीव हो रहा है ना, तो वही मिसेस शोभा जिनके पास 200 शेयर्स थे, उन्होंने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल दोनों कॉल पे नहीं किए हैं। तो बच्चों ये रहा हमारा फर्स्ट कॉल के बाद फाइनल कॉल रिसीव्ड की एंट्री। सेम वही कंसेप्ट, जो पैसा मिल जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, जो पैसा नहीं मिलेगा कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। यहाँ फाइनल है तो हम लिखेंगे फाइनल कॉल। देखिए एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, जो पैसा नहीं मिला उसके लिए सर उसको आप ब्लू कलर से लिखिए, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। अगेन कितने सर, ये रहे 200 शेयर्स और फाइनल कॉल का भी अमाउंट जो है वो है 2 रुपीज़। तो कितना अमाउंट हो गया 400। ओके, टू इक्विटी शेयर
फाइनल कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल अकाउंट। अब अमाउंट कैसे लिखेंगे, यहां ध्यान दीजिए। जैसे देखिए फाइनल कॉल ड्यू कितना था 20,000, जो यहाँ डेबिट में लिखा है वो यहीं पर इक्विटी शेयर फाइनल कॉल में क्रेडिट में, और ये कॉल्स इन एरियर्स फाइनल कॉल भी, जैसे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोनों ड्यू हो गए थे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है मिसेस शोभा हु अलॉटेड 200 इक्विटी शेयर्स फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सो बच्चों ये कॉल्स इन एरियर्स ये इंडिकेट करेगा कितना पैसा नहीं मिला है। तो 200 शेयर्स का 2 रुपीज़ कितना होता है बच्चों, 400 रुपीज़ है जो कंपनी को मतलब हमें रिसीव नहीं हुआ है। तो हमें अमाउंट कितना रिसीव हुआ है सर 19,600, वो अमाउंट होगी जो हमें रिसीव हो चुकी है। तो बच्चों एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बिंग फाइनल कॉल मनी, बिंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, ये हमने रिसीव कर ली फाइनल कॉल। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा बच्चों, चेंजेस अब तक क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के चेंजेस क्या थे, ये कॉल्स इन एरियर्स वाला पार्ट। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके कॉल्स का अमाउंट पे नहीं करेंगे, और अगर ऐसे शेयर होल्डर्स हैं जो कॉल का अमाउंट पे नहीं करते हैं, तो जब आप कॉल रिसीव्ड की एंट्री करोगे उसमें चेंज करना है। क्या चेंज करना है, जो अमाउंट आपको मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट, जो नहीं मिला है कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट में होगा क्योंकि पैसा आना बाकी है, एंड टू इक्विटी शेयर जो भी कॉल है, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल फाइनल कॉल। तो बैंक टू कॉल ये एंट्री हम पहले से करते आ रहे हैं, हमने सिर्फ ऐड क्या किया कॉल्स इन एरियर्स, ये ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और इसी तरीके से एंट्री लिखिएगा कॉल रिसीव्ड की। वैसे एक डायरेक्ट एंट्री है जो लिखी जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, जो एज यूजुअल वाली है, उसमें जितना अमाउंट रिसीव्ड है 19,600 ही लिखा जाता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं तो वो बहुत सारा कुछ चेंज करना पड़ेगा, तो हमें वहाँ नहीं जाना है। सो इट्स बेटर हम इस तरीके से एंट्रीज को सीखें। फाइनल कॉल रिसीव हो चुका। अब फाइनल कॉल रिसीव होने के बाद क्या कह रहा था क्वेश्चन में और एक एलिमेंट ऐड कर दिया गया था, वो क्या था, राइट, एंड हर शेयर्स वे फॉरफिटेड आफ्टर द फाइनल कॉल। जैसे ये जो मिसेस शोभा थी उन्होंने फर्स्ट और फाइनल कॉल पे नहीं किया था, इस इंसिडेंट के बाद कंपनी ने उनके शेयर्स फॉरफिट कर लिए। फॉरफिट का मतलब मैंने आपको बताया था बच्चों, फॉरफिचर का मतलब होता है कैंसलेशन ऑफ शेयर ऑन अकाउंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। अगर आप कॉल का पैसा नहीं पे करते हो, कॉल मनी अगर आप पे नहीं करते हो, तो कंपनी आपके शेयर्स कैंसिल कर देगी, और उसी कैंसिलेशन को कहा जाता है फॉरफिचर ऑफ शेयर। तो बच्चों अब जब हम फॉरफिचर ऑफ शेयर की एंट्री लिखेंगे, ये एंट्री मैं आपको पहली बार बता रहा हूँ, वैसे इस एंट्री को यहाँ पर लिखने के बाद मैं अलग से भी ये एंट्री आपको लिख के दूंगा, बट यहाँ पर भी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिलेगा, ठीक से सुनिए। तो बच्चों अब तक हमने जितने भी एंट्रीज देखी, क्या आपने किसी भी जर्नल एंट्री में शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट में देखा है क्या? ध्यान से इस क्वेश्चन में भी देखिए, या इसके पहले जितने भी क्वेश्चंस किए हैं हमने कहीं पर भी शेयर कैपिटल डेबिट में नहीं था, सब जगह शेयर कैपिटल क्रेडिट में ही आ रहा है। ये ट्रांसफर वाली एंट्रीज में देख लीजिए, ड्यू वाली एंट्रीज में देख लीजिए, फर्स्ट कॉल ड्यू वाली एंट्री में देख लीजिए, एंड फाइनल कॉल ड्यू वाली एंट्री में देख लीजिए। शेयर कैपिटल क्रेडिट में आता है क्योंकि हम कैपिटल रेज कर रहे हैं, फंड्स इशू कर रहे हैं, शेयर्स इशू कर रहे हैं, फंड्स रेज कर रहे हैं, तो कैपिटल इंडिकेट क्रेडिट बैलेंस, ये हम जानते हैं। बट हमें यहाँ पर शेयर कैपिटल कैंसिल करना है, तो जब कैपिटल कैंसिल करोगे, जो चीज़ क्रेडिट में होती है, जब उसे कैंसिल करना है तो आप शेयर कैपिटल को क्या दोगे? डेबिट। इसलिए बच्चों फॉरफिचर की एंट्री में शेयर कैपिटल अकाउंट क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। तो हम लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब इस वाले एस्पेक्ट्स को ध्यान से देखिएगा। अब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाता है, बट कौन से अमाउंट से किया जाता है? तो बच्चों डू रिमेंबर ऑन अकाउंट ऑफ फॉरफिचर ऑफ शेयर, ये मैं जो कह रहा हूं उसे आप लिख के रख सकते हैं कहीं पर, ऑन अकाउंट ऑफ फॉरफिचर ऑफ शेयर, शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद कॉल्ड अप कैपिटल। शेयर कैपिटल किससे डेबिट होता है बच्चों? कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब क्या होता है? कंपनी ने कौन से वाले कॉल के बाद शेयर कैंसिल किए हैं, वहां तक की नॉमिनल वैल्यू आपको लेनी है। तो हमारे एग्जाम्पल में शेयर कैंसिल हो रहा है फाइनल कॉल के बाद। शेयर कब कैंसिल हो रहा है? फाइनल कॉल के बाद। तो मैंने कहा कि फाइनल कॉल तक की नॉमिनल वैल्यू लेनी है, प्रीमियम की बात नहीं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि यहां पर प्रीमियम रिसीव हो चुका था। तो सर प्रीमियम भी कैंसिल होता है क्या? हाँ, उन शेयर्स का प्रीमियम भी कैंसिल करना पड़ सकता है अगर वो रिसीव ही नहीं हुआ होगा।
उन चीज़ों पर हम धीरे धीरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी से यहाँ तक ध्यान रखिए कि जब भी कोई भी शेयर कैंसल या फॉरफिट हो रहे हैं तो ऑन अकाउंट ऑफ फॉरफिचर ऑफ शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विथ कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल मतलब वो उसमें भी कौन सा नॉमिनल वैल्यू ही क्या की जाएगी, डेबिट की जाएगी। तो बच्चों जैसे आप इस क्वेश्चन के शेयर कैपिटल के ब्रेकअप की तरफ देखोगे, वैसे जो यहाँ पर लिखा भी हुआ है एप्लीकेशन के 3 रुपीज़, अलॉटमेंट के 5, बट इसमें 2 रुपीज़ प्रीमियम है तो उसे हटा दो। तो यहाँ पर 3 + 3 6, 6 + 2 8 एंड 8 + 2 10, सिर्फ प्रीमियम हमने हटा दिया। प्रीमियम हटा के जो अमाउंट आएगा उसी से शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाता है। कितने शेयर्स थे सर? 200 शेयर्स थे। 200 शेयर्स को 10 रुपीज से डेबिट किया जाएगा तो ये कितने हो गए 2000। तो ऑन अकाउंट ऑफ फॉरफिचर ऑफ शेयर कैपिटल इज डेबिटेड विद कॉल्ड अप कैपिटल की नॉमिनल वैल्यू। डू रिमेंबर, भूलना नहीं है। आगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2। अब इतना कैपिटल तो हम कैंसिल करेंगे। अब आप मुझे बताओ बच्चों, अगर हम शोभा जी के शेयर कैंसिल कर लेते हैं, मिसेस शोभा के शेयर हम कैंसिल करते हैं, तो क्या मिसेस शोभा कभी भी ये 400 और 400 हमें पे करेंगे क्या? नहीं। और आपको याद होगा तो मैंने कहा था इन्होंने पे नहीं किया, इसीलिए तो हम क्या कर रहे हैं, फॉरफिचर। तो जब शेयर्स उनके थे तब उन्होंने पैसे नहीं दिए, तो हमारे कैंसिल करने के बाद वो पैसे देंगे क्या? बिल्कुल नहीं देंगे। तो बच्चों ये जो पैसा आने वाला था कॉल्स इन एरियर्स, अब वो बिल्कुल भी आने वाला नहीं है। इन एंट्रीज में ये देखिए, ये रहा कॉल्स इन एरियर्स, ये रहा कॉल्स इन एरियर्स, डेबिट है। अब ये पैसे कभी नहीं आएंगे तो हम इसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। 2 कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट कितना, यहां देखिए, यहां पर कॉल्स इन एरियर्स 400, यहां पर कॉल्स इन एरियर्स 400, टोटल कितने हो गए 800। टू कॉल्स इन एरियर्स 800। और अब हुआ क्या, यहां पर हम मिसेस शोभा जी के 2000 रुपीज़ के शेयर कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने 800 रुपीज़ पे नहीं किया है। तो उन्होंने जितना पे किया था ना, कितना पे किया था सर, 2000 माइनस 800, ये जो 1200 शोभा जी ने पे किए थे वो है कंपनी के पास। तो क्या आपको लग रहा है कंपनी ये पैसे इनको वापस करेगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब आपने शेयर एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था तभी आपने ये कह दिया, मतलब आपने अपना इंटेंशन प्रेजेंट कर दिया था कि आपको शेयर्स परचेस करने हैं, राइट। टर्म्स एंड कंडीशन सब कुछ होता है। तो हम वो पैसे कंपनी से वापस नहीं ले सकते हैं और ना ही कंपनी वो पैसे शेयर होल्डर को रिटर्न करती है, क्योंकि कंपनी आपके शेयर कैंसिल कर रही है। क्यों? क्योंकि आपने कॉल्स का पैसा नहीं पे किया, आपने जो बोला था वो आपने नहीं किया, इसलिए आपके शेयर्स क्या हो रहे हैं, कैंसिल। तो ऐसा पैसा जो कंपनी के पास पड़ा हुआ है शेयर होल्डर का और कंपनी शेयर होल्डर को रिटर्न नहीं करती है, उसे कहा जाता है शेयर फॉरफिचर अकाउंट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट भी कह सकते हो। और ये पैसा कंपनी के लिए प्रॉफिट है। इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि कंपनी ने ये पैसा रख लिया अपने पास। सो टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट, टू इक्विटी शेयर टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट ही कहेंगे हम। सो 1200 रुपीज़ ये वो है जो कंपनी ने कभी भी अब उस शेयर होल्डर को रिटर्न देने नहीं है। तो जो बैलेंस अमाउंट होता है वो फॉरफिचर में ट्रांसफर हो जाता है यहाँ पर इस एंट्री के वाले केस का। सो 2000 हम कैंसिल करेंगे क्योंकि उन्होंने 800 नहीं पे किया, तो जो अमाउंट उन्होंने पे किया था वो हो गया फॉरफिचर। ओके, नरेशन लिखेंगे, बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड ऑन अकाउंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, या फिर आप लिख सकते हो बीइंग 200 शेयर्स फॉरफिटेड आफ्टर सेकेंड कॉल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइनल कॉल जी। अब इस फॉरफिचर के बाद क्या क्वेश्चन कुछ और कह रहा है, कुछ और जर्नल एंट्रीज है? नहीं। तो बच्चों यहाँ तक हमारी ये एंट्रीज कंप्लीट होती है। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो एक चीज ऐड हुई है वो ये वाला पार्ट है। कौन सा वाला पार्ट? ये वाला मतलब ये है फॉरफिचर ऑफ शेयर की एंट्री। ये बेसिक है और मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में आपको यहीं तक पूछेगा। इसका भी और एक थोड़ा सा आगे जाके कुछ और एडवांसमेंट है, अगर वो किसी क्वेश्चन में आता है तो मैं आपके साथ ज़रूर वो एंट्रीज भी आपको बताऊंगा। और शायद से फॉरफिचर के लिए तो अलग से पूरा का पूरा एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 है जिसमें सारे केसेस कवर हो ही जाएंगे। ओके बच्चों, तो ये तो थी हमारी फॉरफिचर की एंट्री। अब फॉरफिचर के बाद क्वेश्चन में और एक टास्क दिया गया है और क्वेश्चन कह रहा है कि इस
पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो प्रेजेंटेशन है वो बैलेंस शीट में शो कीजिए। तो अब हम एक छोटी सी बैलेंस शीट बनाएंगे, यही वर्किंग में ही उसे एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ। आप वेट कीजिएगा, मैं मिलता हूँ आपसे। बैलेंस शीट का फॉर्मेट रेडी है। अब इस छोटे से बैलेंस शीट के फॉर्मेट में इन सारे ट्रांजैक्शंस को पोस्ट करना है। तो बच्चों, अगर आपने बैलेंस शीट से ऐसा इमेजिन किया होगा कि बहुत बड़ी बैलेंस शीट बनेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जब हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वहाँ पर हमें जब इन ट्रांजैक्शंस को बैलेंस शीट में, इन ट्रांजैक्शंस से कहने का मतलब है सारे ट्रांजैक्शंस नहीं आते हैं बैलेंस शीट में, जो एसेट्स और लाइबिलिटीज है वही आएंगे यहाँ पर बैलेंस शीट में। और अगर आप वैसे भी देखना चाहो तो बाकी के जितने अकाउंट्स हैं ना, वो सारे के सारे कैंसल आउट हो जाते हैं। इज इट क्लियर? एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ देखिए, ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट में है, नेक्स्ट एंट्री में वही क्या हो जाता है, डेबिट में। डेबिट क्रेडिट ये 0 हो जाएगा, राइट। अलॉटमेंट यहाँ देखिए 50,000 डेबिट में, यहाँ 3,000 क्रेडिट है, यहाँ 47 क्रेडिट है, तो ये 50,000 कैंसल आउट हो जाएगा। ये फर्स्ट कॉल देखिए 20,000 यहाँ ड्यू में डेबिट है और रिसीव्ड में ये 20,000 क्रेडिट है, वो कैंसल आउट हो जाएगा। ये फाइनल कॉल डेबिट में है और ये फाइनल कॉल रिसीव्ड में वो क्रेडिट में है, तो वो भी कैंसल आउट हो जाएगा। तो कहना ये चाहता हूँ कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ये सारे के सारे अकाउंट्स कैंसल आउट हो जाते हैं। क्लियर? तो बचता क्या है, प्योर अकाउंट्स लाइक शेयर कैपिटल है वो बचेगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम है या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स है वो बचेगा, बैंक बैलेंस है वो बचेगा, फॉर फ्यूचर का बैलेंस है तो वो बचेगा। एक दो क्वेश्चंस की बैलेंस शीट देखने के बाद आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से आइटम्स बैलेंस शीट का पार्ट है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, शेयर कैपिटल मतलब ये वाले क्वेश्चंस में बैलेंस शीट में जो सबसे पहले लाइबिलिटी साइड में लिखा जाता है वो होता है शेयर कैपिटल। क्या होता है? वो होता है शेयर कैपिटल, क्योंकि कैपिटल है नॉर्मल, हम भी देख रहे थे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में हम कैपिटल ही लिखते थे, यहाँ पर उस कैपिटल का नाम क्या हो जाता है बच्चों, शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल की अमाउंट हम कैसे देख सकते हैं? तो 2-3 तरीके हैं। पहला मैं आपको डिटेल वाला तरीका बताता हूँ। जिन जिन जर्नल एंट्रीज में शेयर कैपिटल, बाय द वे आई होप यू नो दैट लाइबिलिटी इंडिकेट क्रेडिट बैलेंस। लाइबिलिटीज को कौन सा बैलेंस होता है बच्चों? लाइबिलिटीज इंडिकेट क्रेडिट बैलेंस। तो जिन जर्नल एंट्री में इस शेयर कैपिटल को क्रेडिट होगा वो आइटम्स ऐड हो जाएंगे और जिन में शेयर कैपिटल को डेबिट होगा वो क्या हो जाएंगे, माइनस। एसेट्स की कहानी कैसे होती है? एसेट्स इंडिकेट डेबिट बैलेंस। तो जिन जर्नल एंट्री में अगर उस एसेट के अकाउंट को डेबिट है तो वो प्लस हो जाएगा और अगर उस एसेट के अकाउंट को क्रेडिट है तो ये माइनस हो जाएगा। ये जो बात मैंने यहाँ लिखी है, ये पॉइंट तो बच्चों जब स्टूडेंट्स 3rd ईयर बीकॉम, राइट, अभी आप 12th में हैं, जब 3rd ईयर बीकॉम के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उनको ये बैलेंस शीट्स के आइटम्स की टोटल वगैरह नहीं आती है, तब भी मैं उनको यही बेसिक जो 11th का पार्ट है उसी से सिखाता हूँ। तो आप लोगों के लिए शायद से ये थोड़ा ऐसा लगेगा कि इसकी ज़रूरत वैसे है भी और नहीं भी, अगर ध्यान रखोगे तो बहुत अच्छी बात है समझने के लिए, वरना शॉर्टकट तो हमारे पास हर चीज़ का है। लाइबिलिटीज़ की बात करते हैं कैपिटल से रिलेटेड। अब देखिए यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल है क्या? सर नहीं, यहाँ है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना क्रेडिट हुआ है? 30। क्रेडिट ऐड होगा लाइबिलिटीज का। क्या यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल है? हाँ सर, वापस से क्रेडिट हुआ है 30 से, तो ये 30,000 और ये 30,000 कितने हो गए? 60। यहाँ पर शेयर कैपिटल है? नहीं। यहाँ पर शेयर कैपिटल है? हाँ सर, क्रेडिट में है 20, तो 30 60, 60 + 2 80। यहाँ पर शेयर कैपिटल है? नहीं सर, यहाँ पर शेयर कैपिटल है, हाँ क्रेडिट है 20, तो 80 + 20 1 लाख हो गया। अब यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल है? नहीं। यहाँ देखिए फॉरफीचर में इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ है, तो क्रेडिट कितना था? टोटल 1 लाख और डेबिट कितना है? 2,000, तो 1 लाख माइनस 2,000 कितना हो गया? ये 98,000। तो यहाँ हम लिखेंगे 98,000। इस क्वेश्चन का शेयर कैपिटल का टोटल कितना है? 98,000। अब ये 98,000 को अगर आप शेयर्स के फॉर्म में लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो। वैसे एक शेयर 10 रुपीज़ का है। एक शेयर कितने का है? 10 रुपीज़। अब बारी आ गई शॉर्टकट की, ठीक है। एक शेयर 10 रुपीज़ का है। हम जानते थे, हमने 1 लाख शेयर्स इशू किए थे। 1 लाख शेयर्स इशू किए थे या 10,000 शेयर्स इशू किए थे? एक मिनट, हाँ थोड़ा सा यहाँ लिखा भी होगा। नहीं सर, ये तो 11,000 वाला क्वेश्चन है। 10,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए थे। जी सर, अगर कंपनी 10,000 शेयर्स इशू करती है, एक शेयर 10 रुपीज़ का है, तो टोटल नॉमिनल वैल्यू कितनी होगी? 10,000 × 10, 1 लाख। यहाँ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल आता है। हाँ बच्चों, प्रीमियम वीमियम अलग से लिखते हैं। तो 10,000 × 10 1 लाख हो जाएगा। बट हम जानते हैं कि 2,000 शेयर्स क्या हो गए थे? नहीं सर, 2,000 नहीं, 200 शेयर्स क्या हो गए थे? कैंसिल हो गए थे, फॉरफिट हो गए थे। तो 10,000 में से अगर 200 शेयर्स कैंसिल हो जाते हैं तो फाइनल जो शेयर्स लास्ट तक है वो कितना है? 9,800 शेयर्स। तो हम सिंपली वैसे भी लिख सकते थे 9,800
शेयर्स ऑफ ₹10 तो भी कितना हो जाएगा 98,000। तो आप किसी भी तरीके से ये अमाउंट कैलकुलेट कर सकते थे। हाँ, आपको कहोगे सर एप्लीकेशन तो 11,000 का मिला था, मैंने आपको बहुत बार बता चुका है एप्लीकेशन मिलते समय हमें नहीं पता होता है, क्वेश्चन का एक्चुअल पार्ट होता है नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड से। तो कितने शेयर्स अलॉट हुए थे 10,000 और उसमें से 200 आगे जाकर फॉरफिट हो गए, तो फाइनल कितने पहुंचे 9800 इंटू 10। या फिर ये डिटेल वाला क्रेडिट डेबिट वाला एस्पेक्ट आपने देखा। अब इसके बाद शेयर कैपिटल हो गया, जी सर हो गया। कैपिटल के बाद दूसरी चीज क्या आती है, हम जानते हैं कि इन शेयर्स को या तो एट प्रीमियम या फिर एट डिस्काउंट इशू किया जा सकता है। इस क्वेश्चन में शेयर्स को इशू किया गया था एट प्रीमियम। जो प्रीमियम का पैसा कंपनी को मिलता है वो भी कंपनी के लिए क्या है बच्चों, प्रॉफिट है। उस प्रॉफिट को हम लिखते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। बाय द वे ये जो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट है ये कंपनी के लिए रिजर्व्स एंड सरप्लस का पार्ट है, कंपनी के लिए प्रॉफिट है एक तरीके से आप कह सकते हैं। और हम जानते हैं कि जो पैसा ओनर्स का होता है वो कहां पर आता है, लायबिलिटी में। क्लियर। तो ये जो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट है ये रिजर्व्स एंड सरप्लस का पार्ट है, और रिजर्व्स एंड सरप्लस कंपनी की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आता है, जमा करके रखा हुआ पैसा है। जैसे हम एडमिशन रिटायरमेंट में लायबिलिटी साइड में कैसे प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व्स एंड सरप्लस देखते थे, वैसा ही ये सिक्योरिटीज प्रीमियम भी है कंपनी के केस में। अब सेम वही, तो पूरा क्वेश्चन आराम से देखो, जहां रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा उसे देखना है। अगर अमाउंट क्रेडिट में होगा तो वो ऐड होगा और डेबिट में होगा तो माइनस। वैसे मैं जानता हूं आपने ढूंढ ही लिया होगा, सिर्फ एक ही एंट्री में था सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये रहा सर। अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री में ये रहा सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट में 20,000। उसके बाद किसी भी एंट्री में आप आराम से देखिए, है नहीं है, है नहीं है, है नहीं है, है नहीं है नहीं है, एक ही एंट्री में है और वो ये रहा क्रेडिट में 20,000। तो बच्चों वो सिक्योरिटीज प्रीमियम यहां लिखेंगे हम। आप माफी है इस चीज के लिए, जहां जरूरत होगी वहां जहां सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा अमाउंट लिखिएगा और क्रेडिट में लिखिएगा। क्लियर। आप आराम से वीडियो को पॉज करके चीजों को देख सकते हैं और फिर उसके बाद लिख सकते हैं। जी सर सिक्योरिटीज प्रीमियम हो गया। सर सिक्योरिटीज प्रीमियम के साथ और क्या लायबिलिटी साइड में आ सकता है, और बच्चों जो लायबिलिटी साइड में आ सकता है अगर शेयर फॉरफीचर है क्वेश्चन में तो, क्योंकि शेयर फॉरफीचर का जो बैलेंस है उसे कैपिटल की तरह ही ट्रीट किया जाता है और वो लायबिलिटी साइड में ही रिकॉर्ड किया जाता है। क्योंकि जानते हो ना शेयर फॉरफीचर भी जर्नल एंट्री में क्रेडिट में मिलेगा हमें। सर हमने लास्ट एंट्री में फॉरफीचर देखा था, ये रहा शेयर फॉरफीचर का बैलेंस और कितना है 1200। यहां लिखेंगे हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट। क्लियर। कितना है 1200। ओके जी सर। अब यहां पर सारी चीजें हो गई लायबिलिटीज की, अब बारी आती है बच्चों एसेट्स की। अब इस पूरे क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ना, एक भी अकाउंट नहीं बचा होगा सिवाय बैंक अकाउंट के। सारे अकाउंट्स अपने आप कैंसिल आउट हो जाते हैं, एक बार डेबिट में एक बार क्रेडिट में, डेबिट क्रेडिट क्रेडिट डेबिट करके सब कैंसिल आउट हो जाता है। देखो सिर्फ बैंक अकाउंट बचा है। अब बैंक अकाउंट की टोटल कैसे लोगे, उसके दो तरीके हैं। एक तरीका है डिटेल वाला, जैसे ये वाला बैंक अकाउंट को डेबिट है, ठीक है सर। बैंक क्या है, बैंक बैलेंस क्या है, एसेट। एसेट्स इंडिकेट डेबिट बैलेंस। तो एसेट्स का रूल कैसा होगा, वैसे वो आएगा एसेट साइड में, लिखना यहाँ होगा जिस जर्नल एंट्री में बैंक को डेबिट है वो प्लस करो और जिस जर्नल एंट्री में बैंक को क्रेडिट है वो माइनस करो। यहाँ देखिए ये रहा बैंक अकाउंट डेबिट 33,000 जी, ठीक है सर। फिर यहाँ कुछ नहीं है, बैंक डेबिट क्रेडिट नहीं है, यहाँ बैंक डेबिट क्रेडिट नहीं है क्या कहीं पर, ध्यान से देखो सर नहीं है। यहाँ बैंक डेबिट क्रेडिट नहीं सर, यहाँ पर भी नहीं है। और यहाँ बैंक डेबिट क्रेडिट है, कितना है 47,000 डेबिट में है। अगर डेबिट में है तो 33 प्लस 47 कितना हो गया, 4 और 3 7 और 1 8, 80,000 हो गया। 33 प्लस 47 कितना हो गया, ये 80,000। क्या यहाँ बैंक अकाउंट है, नहीं सर। यहाँ बैंक अकाउंट है, हाँ है, कितना है 19,600 है। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ मैं आपके लिए रफ में लिख लेता हूँ, वैसे वो 80,000 हो गए थे, यहाँ पे लिखता हूँ। यहाँ ब्रैकेट ओपन करके लिख लेता हूँ, वैसे ब्रैकेट ओपन करके आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 33 प्लस 47, क्लियर। दोनों को ऐड करके लिखना है ना, तो मुझे वापस से लिखना पड़ेगा। हाँ ये हो गया 80,000। फिर इसके बाद ये 33 और ये 47, ये हो गए बच्चों 80,000। यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट है 19,600,
ये रहा। फिर यहाँ इस एंट्री में बैंक अकाउंट ना है, डेबिट और क्रेडिट दोनों चेक करने होते हैं बच्चों, मुझे पता है, इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसा लग रहा है आपको सर डायरेक्ट वहीं देख रहे हैं। यहाँ नहीं है, यहाँ था डेबिट में लिख लिया, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट में है 19,600, क्रेडिट में नहीं है कहीं पर भी। यहाँ पर बैंक अकाउंट सर है ही नहीं, बस इतना ही है बैंक अकाउंट। टोटल करेंगे हम 0 0, ये कितना हो गया 6 + 6 12, 2 1 कैरी होगा, 10 + 9 ये कितना हो गया 10, और ये 9 19 का 19 का 9 हाथ से एक 1 कैरी होगा, 8 9 10 और 11। सो इट्स लाइक 1,19,200, 1,19,200। यहाँ पर बैंक का बैलेंस हमें मिल चुका है 1,19,200। यहाँ पर क्रॉस चेक कर लेते हैं बच्चों। वैसे बैलेंस शीट यहाँ पर इसी अमाउंट पे टैली होगी, बट फिर भी कंफर्म करेंगे। 0 0 2, ये 8 + 1 9 और 9 + 2 11 जी। तो बच्चों ये भी कितना आ गया 1,19,200, और यहाँ पर हमारी ये बैलेंस शीट क्या हो गई है टैली, जो होनी भी चाहिए। तो क्या कर सकते हो, लाइबिलिटीज की यहाँ पर जो अमाउंट लिखे ना वो एज इट इज यहाँ पर लिख लिया कीजिएगा, क्योंकि नॉर्मल ये जो इशू ऑफ शेयर्स की जो बैलेंस शीट हमें प्रिपेयर करनी है, उस बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में इतने आइटम्स और एसेट में सिर्फ एक बैंक अकाउंट होता है, और एक आइटम एसेट में आ सकता है जब इशू ऑफ शेयर्स होगा एट डिस्काउंट। जैसे यहाँ देखिए इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम था, तो हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम यहाँ लाइबिलिटी में लिखा है, कंपनी के लिए रिजर्व है, प्रॉफिट है। और अगर इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट होता है तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर कंपनी के लिए लॉस है, और उस लॉस को हम असेट साइड में लिखते हैं एज अ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स। क्यों, एक्यूमुलेटेड उसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के फॉर्म में आपने कहीं पढ़ा होगा, ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर उनको राइट ऑफ किया जाता है, कुछ वैसा ही कंसेप्ट है। तो उस लॉस को लिखा जाता है एसेट साइड में। और अगर मैं आपको रेफरेंस दूं तो आपने एडमिशन रिटायरमेंट में देखा होगा, एसेट साइड में भी कभी कभी प्रॉफिट एंड लॉस मिलता था, जिसे मैंने नाम दिया था एक्यूमुलेटेड लॉस का। वही एक्यूमुलेटेड लॉस होता है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। इनके अलावा और कोई भी आइटम आपको बैलेंस शीट में लिखना नहीं होगा। तो बच्चों बैलेंस शीट में मैक्सिमम इतने ही आइटम्स होंगे, इनके अलावा कोई आइटम नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, अगर इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम ना आकर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स आएगा, और वो आ जाएगा एसेट साइड में। आगे कहीं ना कहीं हमें ये जरूर मिलेगा। तो बच्चों इस तरीके से ये हमने 6 क्वेश्चन कंप्लीट किया है, और 6 क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, लाइक ये कॉल्स इन एरियर्स और ये फॉर फ्यूचर वाली एंट्री। इन्हें डाउट आने पर टाइम टू टाइम जरूर रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय, टेक केयर।